आज का टॉपिक है हमारा एजिंग या सीनेसेंस। इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो काल प्रभावन, एजिंग मतलब काल प्रभावन, सीनेसेंस का मतलब है यहाँ पर जीर्णता। ठीक है, काल प्रभावन या जीर्णता के नाम से कहें। सबसे पहले अगर हम बात करें जीर्णता की या काल प्रभावन की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ, काल प्रभावन मतलब समय के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पे हमारे शरीर में प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी फिजियोलॉजी जो है, कार्यकी जो है वो बदल रही, चेंज हो रही है। ठीक है, इसी को हम काल प्रभावन कहें। ठीक है, या फिर सीनेसेंस या एजिंग हम नाम दें। एक चीज जो हमें देखने को मिलती है कि एजिंग या काल प्रभावन की स्टडी को हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं जीरोंटोलॉजी, जो कि लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें जीरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ओल्ड जैसे हो रहे, धीरे धीरे एज से बढ़ रहे हैं, वैसे उसकी स्टडी करना जीरोंटोलॉजी। यानी कि एजिंग का मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे एज के साथ साथ कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके कारण वहां पर हमारी फिजियोलॉजी अफेक्ट हुई। एजिंग हो रही है मतलब एज में बढ़ रहे हैं। सीनेसेंस मतलब कि एज में बढ़ने के साथ साथ वहां पर जो हमारे शरीर के कार्य हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं रहते जैसे हम बचपन में कार्य करते हैं। उनमें क्या होती है, जीर्णता आ जाती है, उनके इफेक्ट जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सीनेसेंस मतलब जीर्णता आ रही है, यानी कि वहां पर जो फंक्शन पहले होता था उस तरह से फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, कार्य में कमी आएगी। तो एजिंग सीनेसेंस इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जीरोंटोलॉजी और एजिंग को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था, उनका नाम था साइंटिस्ट का वी कोरेनचॉव्स्की। ठीक है, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, अच्छे से बताया था कि क्या होता है, ये इस वर्ड का यूज किया। दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है एलेक्स कम्फर्ट। ठीक है, इन्होंने काफी पेपर्स पब्लिश किए हैं और इन्होंने बताया कि एजिंग क्या होती है। इन्होंने बताया काल प्रभावन क्या होता है कि धीरे धीरे एज के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, टाइम के साथ साथ हमारी आयु बढ़ रही है और उस आयु के बढ़ने के कारण हम वहां पर क्या कर रहे हैं, एज की तरफ जा रहे हैं, एजिंग हो रही है। और वहां पे फिर हमारी जो अंग हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे, यानी कि उनमें कार्य क्षमता कम होती जाएगी। इस चीज को इन्होंने एलेक्स कम्फर्ट ने एक्सप्लेन किया, यानी कि टर्म का यूज वी कोरेनचॉव्स्की ने किया, एजिंग टर्म होती है, सीनेसेंस होती है। एलेक्स कम्फर्ट ने क्या किया, एजिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, डेफिनेशन जो है इनके द्वारा ही दी। दूसरी चीज, एजिंग और सीनेसेंस एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्नता रखते हैं, ये हम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी जंतु में एजिंग हो रही है या सीनेसेंस हो रहा है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग है। एजिंग को हम बोल रहे हैं हिंदी में काल प्रभावन, राइट, और सीनेसेंस को हम बोल रहे हैं जीर्णता। तो दोनों शब्द एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्नता रखते हैं। क्या भिन्नता रखते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की एजिंग। ठीक है, एजिंग के अंदर हमें दो प्रकार की चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। काल प्रभावन है, दो प्रकार की चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव धनात्मक
नेगेटिव ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है, दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे, चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। मतलब एजिंग को हम ये नहीं कह रहे कि सीधे बुढ़ापा आ गया या ओल्ड एज आ गई। इसे हम ये कह रहे हैं कि जब शिशु का जन्म हुआ है तब से लेके जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एजिंग ही कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ओल्ड एज को एजिंग नहीं कहा गया। ठीक है, काल प्रभाव सिर्फ ये नहीं कि ओल्ड एज आ गई तभी हम बोलेंगे कि वो वृद्ध हो गया है, एडल्ट हो गया है तो एज हो गई, नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन रखते हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी और नेगेटिव। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें पॉजिटिव चेंज का, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि समझदारी काफी ज्यादा आती है। ठीक है, काफी बुद्धिमान होता जाता है, वो काफी माइंडेड होता जाता है। ठीक है, माइंड ज्यादा वहां उसका यूज आता है। दूसरी चीज, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है पहले उसकी मांसपेशियां जो होंगी, ये हम मोस्टली मेल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो मेल्स में हम देखते हैं छोटे बच्चों में मांसपेशियां इतनी डेवलप नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो एडोलसेंस एज में आएगा उसमें मसल्स डेवलप हो। तो ये प्रकार के चेंजेस कैसे हुए, पॉजिटिव हुए कि मसल्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि हम बोलेंगे कि 20 से 30 साल के बीच में मेल्स में मांसपेशियां सबसे ज्यादा फंक्शनल होती हैं इस टाइम। ठीक है, दूसरी बात हमने बोली कि जो माइंड है वो काफी ज्यादा वर्क। नेगेटिव चेंजेस क्या आ सकते हैं यहाँ पर कि मसल्स इस एज के बाद क्या होंगी, डिटीरियोरेट होंगी, इतनी क्षमता उनमें नहीं रहेगी। ठीक है, दांत गिरने लग जाएंगे। तो ये प्रकार के चेंजेस कैसे हो गए, नेगेटिव। तो एजिंग में दोनों प्रकार के चेंज देखने को गए। वहीं अगर हम सीनेसेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेगेटिव चेंज ही देखने को मिलेगी, क्योंकि नाम ही क्या है, सीनेसेंस, गिरना। सीनेसेंस का मतलब होता है गिरना। जीर्णता मतलब होता है कि जीर्ण हो रही है बॉडी, अब फंक्शन कम करेगी। ठीक है, अब उसका कार्य कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चेंजेस या फिर इन्हें हम डिटीरियोरेटिंग चेंजेस भी कहते हैं कि हर चीज जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, राइट, डिटीरियोरेट हो रही है। और इसी के साथ साथ मतलब जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता में कमी ला रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है, एजिंग में दोनों प्रकार के चेंजेस आएंगे, सीनेसेंस में एक ही प्रकार का चेंज आएगा, यही डिफरेंस है। बाकी ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे से काफी रिलेशन रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बराबर ही है। नाउ हम बात करेंगे अलग अलग जंतुओं के लाइफ स्पैन, यानी कि विभिन्न जंतुओं में जीवन काल अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। ये हम एग्जांपल वाइज एक बार देखते हैं, फिर हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। अप्रोक्सीमेशन दे रहे हैं हम
जरूरी नहीं है कि सब में, सारे हॉर्सेस में इसी प्रकार हो, इसके आसपास हिल भी सकता है, जरूरी नहीं कि 15 ईयर्स में मर ही जाएगा वो। एक एवरेज दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ह्यूमंस में 90 to 100 इयर्स देखा जाता है, एलिफेंट में 60 to 70 इयर्स, कैमल में 25 से 35 इयर्स, हॉर्स में 50 इयर्स, 45 से 50 के बीच में, काऊ में 15, डॉग में 20, टॉर्टोइस में 150 इयर्स, सबसे ज्यादा इनकी लाइफ देखी गई, ड्रोसोफिला में 40 डेज, जस्ट 40 दिन तक खत्म हो जाती है। हाइड्रा इमॉर्टल कहा जाता है कि वो हमेशा जिंदा रहता है, अमर है एक तरह से। कैट 31 इयर्स, रैबिट 11 इयर्स। तो ये क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे अलग अलग संरचनाएं हैं उसके हिसाब से जीवन काल जो है जंतुओं का वो अलग अलग उपस्थित है। ठीक है, सबका एक डेफिनेट जीवन काल है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, तो एजिंग जरूरी नहीं है कि हर जंतु में एजिंग जो होगी वो निश्चित काल में है। ठीक है, हॉर्स में 50 इयर्स में आ रही है, तो ड्रोसोफिला में तो 40 डेज में भी आ रही है। ठीक है, एजिंग के बाद क्या होगा, डायरेक्ट डेथ। ठीक है, बिल्कुल काल प्रभावन हो गया, एक डेफिनेट एज में आ गए हैं वो, अब उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में हम मान के चलते हैं कि जो मैक्सिमम लाइफ है, ठीक है, कितनी लाइफ वो रख सकते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि 110 से 120 इयर्स तक की लाइफ वो रख सकते हैं, ये माना है। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ह्यूमंस इतनी लाइफ तक तो जिएंगे, तो वो हम मान के चलते 90 से 100 इयर्स तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना तो ह्यूमन की लाइफ होती है। लेकिन अगर हम बोलते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो ह्यूमंस में वो हमें ऑलमोस्ट 80 to 85 इयर्स देखने को मिलेगी। तो ये चीज डिपेंड कर रही है, अलग अलग जगह पर फेज बदल रही है कि जरूरी नहीं है हर ह्यूमन की जो एजिंग है वो बिल्कुल बराबर से। ठीक है, तो ये लाइफ स्पैन देखी हमने अलग अलग जंतुओं की। आगे हम एजिंग के बारे में पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है वो, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कुछ चीजों को बता सकते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहली बात करें, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। अगर हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एजिंग अलग अलग समय पर आती है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पर आती है। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं डिफरेंट ह्यूमंस में एजिंग डिफरेंट होती है।
ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं सेम ह्यूमंस में भी एजिंग डिफरेंट होती है। और चौथी हम बात करते हैं सेल्स में भी एजिंग डिफरेंट होती है। यहां हम 4 पॉइंट्स को कंसिडर करें। यानी कि पहली बात तो हमने की कि सबकी अलग अलग जो जंतु हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, सबका एजिंग टाइम अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग टाइम पर वो एज कर रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो रही है। यानी कि इसको हम लाइफ स्पैन से, जीवन काल से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा एलिफेंट की 60 to 70 इयर्स के आसपास लाइफ स्पैन है, जीवन काल है। वहीं रैबिट की देखी हमने 11 साल है। तो इस तरह से ह्यूमंस में 85, 80, 90 इसके बीच में है। तो हमने देखा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एजिंग अलग अलग है। ये चीज हमें काफी क्लियर हो गई लाइफ स्पैन को देखकर। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अलग अलग एज के ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक है 60 इयर्स का, एक है 10 इयर्स का। तो इनमें एजिंग अलग अलग प्रकार से ही होगी। ठीक है, एक 60 इयर्स का है, वो 10 इयर्स के बाद हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, और एक 10 इयर्स का है उसको काफी टाइम लगेगा एजिंग तक जाने में। तो अलग अलग ह्यूमंस में जो अलग अलग एज में है, अलग अलग आयु में है, उनकी एजिंग भी कैसी होगी, डिफरेंट टाइप से। ठीक है, उनमें अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को हमें आसानी से मिल सकता है। तीसरी बात हम करते हैं सेम एज के ह्यूमंस। ये तो हमने जब बोला डिफरेंट एज ह्यूमंस, यहां हम बोलेंगे सेम एज ह्यूमंस। ठीक है, एक 10 साल का है, दूसरा भी 10 साल का है। उन दोनों में भी अगर हम बात करेंगे ना एजिंग की, ठीक है, तो उन दोनों में भी एजिंग अलग अलग तरीके से ही होगी। यानी कि हमें नहीं पता, हो सकता है एक जो है फर्स्ट पर्सन जो है हो सकता है उसकी 30 साल बाद ही डेथ हो जाए, और सेकंड पर्सन जो है हो सकता है 80 साल तक रहे, 80 साल के बाद उसकी डेथ हो जाए। तो दोनों में जो पैटर्न होगा एजिंग का वो अलग अलग रहेगा, ये हम मानते हैं। चौथी बात हम ये भी मानते हैं कि सेम ह्यूमन में, एक ही ह्यूमन के अंदर डिफरेंट सेल्स की एजिंग डिफरेंट होती है। यानी कि हमारे अंदर जो कोशिकाएं नर्व सेल्स होंगी, ठीक है, नर्व कोशिकाएं होंगी, उनकी एजिंग अलग तरीके से हो रही है। ठीक है, मसल कोशिकाएं होंगी, उनकी एजिंग अलग तरीके से हो रही है, अलग टाइम पे हो रही है। आरबीसी को देखें तो 120 डेज में खत्म हो रही है उनकी तो लाइफ। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की, तो सब कोशिकाओं की एक शरीर में भी, एक बॉडी में भी एजिंग अलग अलग टाइम पर है। तो हम देख रहे हैं एजिंग में कितनी भिन्नता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ देखने को हमें मिलती है। ठीक है, ये चीज होती है। अब हम देखते हैं एजिंग के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इसे हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग से क्या प्रभाव होते हैं, आयु के कारण, काल प्रभावन के कारण हमें क्या क्या प्रभाव पूरे शरीर में देखने को मिल सकते हैं। इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली बात करते हैं हम सिस्टेमिक और ऑर्गेनिज्मल चेंजेस। ठीक है, इस प्रकार से हम 4 प्रभाव एजिंग के देखते हैं। पहले प्रभाव
बात करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक या ऑर्गेनिज्मल चेंजेस, कि ऑर्गेनिज्म में पूरा जो जंतु है उसमें और उसके सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को, क्या क्या बदलाव हमें देखने को, परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम नाम देंगे सिस्टेमिक। सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म के पूरे जितने भी सिस्टम्स हैं उसकी बात करें, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंजेस, यानी कि कोशिकाओं के बाहर, बाह्य कोशिकीय जो है उनमें भी परिवर्तन होते हैं, वहां पर भी द्रव्य उपस्थित रहते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स कहते हैं, वहां पे भी आयंस उपस्थित रहते हैं, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। दूसरी बात करते हैं Na+, सोडियम, ये आयंस उन पर भी उपस्थित रहते हैं, तो वहां पर भी कोशिका के बाहर भी काफी परिवर्तन होते हैं एजिंग के साथ साथ, ठीक है। तो उन परिवर्तनों को हम किस में लेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर चेंजेस। तीसरी बात करेंगे हम सब सेल्यूलर परिवर्तन की, यानी कि सेल के अंदर ही, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर ही काफी सारे परिवर्तन होंगे, उनको हम लेंगे सब सेल्यूलर परिवर्तन। चौथी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस, यानी कि मॉलिक्यूल के आधार पर या फिर बायोकेमिकल, बायो मींस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो रसायन उपस्थित हैं उनके आधार पर क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल चेंजेस कहते हैं, जैसे प्रोटीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, आरएनए में परिवर्तन, ठीक है, एंजाइम्स में परिवर्तन। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के इफेक्ट्स एजिंग के देखने को हमें आसानी से मिल सकते हैं। अब सबसे पहला प्रभाव हम देखेंगे सिस्टेमिक और ऑर्गेनिज्मल चेंज, कि ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 हम बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स, यानी कि संवेदी अंग में क्या क्या चेंज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संवेदी अंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो संवेदी अंग में हमारे आते हैं ईयर्स, आईज, टंग, ठीक है, ये 3 चीजें हमारे संवेदी अंग में आती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ईयर्स की बात करें, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं एजिंग हो रही है, वैसे वैसे सुनने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ईयर्स के कारण हो रही है वो कम, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम प्रेस्बाइकोसिस कहते हैं, ठीक है, कि ईयर्स जो हैं अगर पास में आके बोलोगे तो आसानी से सुन पाएंगे, लेकिन दूर से आप बोल रहे हो तो चीजें आसानी से सुनने में नहीं आती उन्हें, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं आईज की, तो आंखों में भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि चेंजेस, परिवर्तन आए, यानी कि दूर की चीज आसानी से देखने को नहीं मिलेगी या समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेस्बायोपिया, ठीक है, कि कंडीशन दिख ही नहीं रही है, दूर की चीजें क्लियर विजिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो विजन होता है वो विजन एरिया भी कम हो जाता है। पहले विजन सरफेस काफी ज्यादा होता है, धीरे धीरे विजन सरफेस बहुत लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो प्यूपिल है उसमें भी वो भी छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, प्यूपिल उपस्थित होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जो कॉर्निया भाग होता है उसमें भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। रेटिना और कोन्स जैसी संरचना, रेटिना जैसी जो संरचना होती है वो भी धीरे धीरे अपने कार्य में रिड्यूस होती है, अपनी कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है। इसी के साथ कैटरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आंखों के सामने वाइट धुंधली सी चीज हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो आईज में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वहीं हम टंग की बात करें तो ये क्या करती है, टेस्ट। तो हम यहाँ बोलते हैं एज के साथ साथ जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, काफी कम हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि टेस्ट बर्ड्स की संख्या कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और इसी के साथ ठीक है क्या होगा, हम ये भी बोलेंगे कि जब से जैसे एजिंग हो रही है तो आप उन्हें कुछ भी खाने को दे दो वो इजीली खा लेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे इसमें टेस्ट नहीं, ठीक है। या फिर ये भी चीज हो सकती है क्योंकि टेस्ट बड्स कम हो चुकी है तो उन्हें किस चीज का स्वाद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे ये कैसी चीज है, कुछ भी टेस्ट नहीं है इसमें, तो ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे सेंस ऑर्गन्स की बात। दूसरी बात करेंगे हम सेंस ऑर्गन के बाद स्किन, त्वचा में भी परिवर्तन देखने को वहां पर मिले। यानी कि त्वचा पहले कैसी होगी, जब यंग एज की बात करेंगे तो कैसी त्वचा होगी, स्ट्रेच्ड रहेगी, ठीक है, काफी खिंची हुई त्वचा होगी और सही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे एजिंग आएगी तो त्वचा पे क्या आ जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, यानी कि स्ट्रेच नहीं रहेगी, खिंची भी नहीं रहेगी, स्किन ढीली पड़ जाएगी। वो रिंकल्स किस वजह से आ रहे हैं, दो वजह है यहाँ पर जिसकी वजह से वो रिंकल्स आ रहे हैं। पहली वजह हम बोलते हैं कि कोलेजन जो है, ठीक है, उसमें काफी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके आधार पर चेंज आ रहा है स्किन में। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे जैसे एजिंग हो रही है फैट का जो डिपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फैट जो स्किन के नीचे जमा होता है वो एज के साथ, आयु के साथ साथ कम होता जाता है। इसी के कारण क्या होता है, वो झिल्ली वहां पर एकदम अलग हो जाती है और वहां पे फैट जैसी संरचना देखने को कम ही मिलती है, ठीक है। इसलिए स्किन ढीली पड़ जाएगी और बिल्कुल पतली सी देखने को वहां पर मिलेगी। तो स्किन में चेंजेस आए। इसके बाद हम बात करते हैं टीथ में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे यहाँ पर तो टीथ में चेंजेस, टीथ दो प्रकार के हमारे अंदर आते हैं, तो हम डायफ्योडोंट हैं, ठीक है। यानी कि हमारी पूरी जीवन काल में दो सेट टीथ के आएंगे, इसलिए हमने बोला डायफ्योड, ठीक है। दो बार दांत आ सकते हैं। पहले दांत को हम बोलते हैं टेम्पररी, यानी कि बहुत थोड़े से समय के लिए हैं, इन्हें हम दुग्ध दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि बाद में टूटने लग जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो परमानेंट हैं, स्थायी प्रकार के। पहले तो अस्थायी हुए, ये स्थायी प्रकार के हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है। अगर ये टूटने लगते हैं तो वापस से नहीं आते हैं, ठीक है, वापस से दांत नहीं आएंगे, यानी टीथ में भी परिवर्तन। अब ये दो कारणों की वजह से हो सकता है कि या तो हम बोल रहे हैं कि वियर एंड टियर है, कि ज्यादा यूज कर रहे हैं हम टीथ को, ज्यादा यूज में आ रहे हैं, इसलिए वो खराब हो रहे हैं एज के साथ साथ। दूसरी बात भी हम करते हैं कि अगर हम ओरल हाइजीन नहीं रखते, ठीक है, यानी कि दांतों को बराबर साफ नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी दांत गिरने लग जाते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कि इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांतों में इकट्ठे होने लग जाते हैं, उसके कारण भी टीथ गिर सकते हैं और गिरने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये भी बोलते हैं कैल्शियम की कमी के कारण भी टीथ जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, तो टीथ में भी हमें चेंजेस मिलेंगे। लेकिन जब हम एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट में हम देखते हैं कि वो पॉलीफ्योडोन प्रकार के होते हैं, उनमें टीथ बार बार आता है, ठीक है। लेकिन जब लास्ट टाइम टीथ आता है उसके बाद अगर टूट के गिर जाता है तो वो एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते,
वहीं पे उन टीथ के कारण ही वहां पर वो डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब वो खाना ही नहीं ले पाएंगे, तो उसके कारण वो कैसे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दांतों में चेंज देखा हमने। देन हम देखेंगे चेंज इन हेयर। ठीक है, बालों में हमें परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि जो बाल हैं एजिंग के साथ साथ कैसे हो जाते हैं, वाइट कलर्ड हो जाते हैं, यानी कि हम बोले वहां पर डीपिगमेंटेशन होता है। ठीक है, जो भी पिगमेंट कलर उपस्थित है वो धीरे धीरे डीपिगमेंटेशन हो रहा है, उस कलर में गिराव आ रहा है, उसी के कारण वहां पे हमारे हेयर्स जो है धीरे धीरे वाइट होते हैं। और ये भी बोलते हैं हम कि हेयर जो है उनकी ग्रोथ भी काफी कम हो जाती है। ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी काफी रिड्यूस हो जाती है एज के साथ। पांचवी बात करेंगे हम चेंज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंज। यानी कि जो सीएनएस है, जो हमारा ब्रेन पार्ट है, वहां पर चेंज होगा। वहां पर क्या चेंज हो सकते हैं कि जो नर्व्स हैं वो दोबारा हम बोलते हैं कि बनती ही नहीं। ठीक है, दोबारा नर्व्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही नर्व्स में हम बोलते हैं कि रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन भी नहीं होता। तो एज के साथ साथ नर्व्स जो हैं इनका नंबर कम होता जाता है। इसलिए एज के साथ साथ मेमोरी जो है, जो याद रखने की क्षमता है, वो भी कम होती जाएगी। याद नहीं रहता कि क्या किया था, क्या चीज थी, वो काफी ज्यादा जोर डालना पड़ता है रिमेंबर करने के लिए चीजों को, राइट। तो हम देखते हैं कि प्रीफ्रंटल भाग जो होता है ब्रेन का, वहां पे 50% तक नर्व्स जो हैं, 50% तक नर्व्स कम हो जाती है एज के साथ। इसलिए इससे रिलेटेड डिजीजेस भी होते हैं, नर्व से रिलेटेड पार्किंसन डिजीज हो रहा है, एल्जाइमर हो रहा है, तो ये सारे डिजीजेस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर चेंज इन बोन्स। ठीक है, बोन्स में भी बदलाव होते हैं एज के साथ साथ। जैसे हम देखते हैं कि एज के साथ साथ फ्रैक्चर्स जो हैं वो होते हैं, तो बोन्स रिपेयर नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत टाइम लगाती है मरम्मत में, रिपेयर में। ठीक है, तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो रिपेयर जो होना होता है बोन्स को, वो काफी धीरे होता है। ठीक, दूसरी चीज, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, राइट, तो इसके कारण भी बोन्स जो होती हैं वो काफी जल्दी, मतलब हल्का सा अगर हम गिरेंगे तो भी फ्रैक्चर हो जाएगा, बोन्स क्रैक आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, टूट सकती हैं आसानी से, क्रैक हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ओल्ड एज पीपल का ध्यान रखा जाता है कि वो हल्का सा भी अगर स्लिप हो जाते हैं तो वहीं पे टूटने के चांसेस रहते हैं, फ्रैक्चर बहुत इजीली आ जाता है एज के साथ। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि फीमेल्स में क्योंकि मेनोपॉज देखा जाता है, ठीक है, इसके कारण कैल्शियम उनकी बोन्स में कम होता जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी देखी जाती है, यानी कि बोन्स के अंदर छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, जिससे कि बोन्स आसानी से क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस, ये परिवर्तन हमें बोन्स में देखने को मिलते हैं। सेवेंथ हम बात करते हैं चेंजेस इन बोन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है उसमें भी परिवर्तन यहाँ पर आता है। अब परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार का परिवर्तन आता है ये हम देखते हैं कि वहां पर हार्ट उपस्थित होता है, हृदय, इसी के साथ वहां पर धमनियां और शिराएं भी हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स भी उपस्थित है। अब एज के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि आर्टरीज के अंदर, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है। ठीक है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, उनकी जो भित्ति होती है उसकी चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल का जमाव देखने को मिले, और इस कोलेस्ट्रॉल के कारण
एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि फिर वहां से ब्लड जो होगा, रक्त जो होगा वो बहुत कम मात्रा में आगे जा पाएगा और ऑक्सीजन सारे सेल्स तक कम मात्रा में पहुंचेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसमें ये चीजें देखने को मिलेंगी तो क्या होगा, हमारे पूरे शरीर की एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं पहुंचेगा, ठीक है, एक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएंगी। राइट, तो ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो है वहां पर भी चेंजेस जो है वो वहां देखने को आसानी से मिलते हैं।